नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव नज़दीक आया, आंदोलन आया। किसानों के भेष में खालिस्तानी एजेंडा सामने आया और अरविंद केजरीवाल के बचाव का एजेंडा सामने आया। ये जो आप दिल्ली की सीमा पर, हरियाणा से लगी हुई सीमा पर देख रहे हैं किसानों का जमावड़ा, ये दरअसल इनका कोई संबंध किसानों की मांगों से नहीं है। इनकी मांगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी मांगे रखी हैं जो मानी ही न जा सके। और ये आंदोलन का समय आप बहुत ध्यान से देखिए। आंदोलन का समय ऐसा है जब किसी भी दिन, मतलब इस महीने के आखिर के बाद फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। और एक और तारीख पर ध्यान दीजिए, 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश होना है। ईडी के समन पर जाने से मना कर दिया था। अदालत ने कहा कि 17 को पेश होइए और उसके बाद इस बात की संभावना है कि ईडी के सामने उनसे पेश होने के लिए कहा जाएगा और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए दबाव डालने सरकार पर और जांच एजेंसियों पर, अदालत पर, सब पर दबाव डालने के लिए इस आंदोलन को, आप देखिए ये पंजाब से शुरू हुआ है, इस बात को समझिए। पंजाब में जब बातचीत चल रही थी केंद्रीय नेताओं से, 2 केंद्रीय मंत्रियों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और उसके अलावा ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से, तब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान प्रदेश में नहीं थे। वो अरविंद केजरीवाल के साथ दौरे पर थे। उन्होंने जो बातचीत हो रही थी उसके बाद उन्होंने कहा कि बातचीत बड़ी फ्रूटफुल रही है, उसके बाद आंदोलन क्यों जारी रहेगा। हाँ, उसके साथ कहा कि लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। तो फिर आंदोलन क्यों जारी रहेगा जब बातचीत जो है वो फलदायक रही है, बातचीत सकारात्मक रही है, तो आंदोलन क्यों जारी रहेगा। आंदोलन, पिछले आंदोलन, मैं तो तथाकथित आंदोलन कहता हूँ इसको, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। अब एक मांग पुरानी चली आ रही है, वो है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना, यानी एमएसपी का अधिकार। अब आप कल्पना करके देखिए, दुनिया में कहीं किसी व्यवस्था में ऐसा हो सकता है क्या। वो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो COP प्लस 50% है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें 50% जोड़कर किसानों को दिया जाए। दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसमें 50% इंश्योर्ड मुनाफा हो, उस बात को कहा जा रहा है। फिर एमएसपी सरकार क्यों घोषित करती है। एमएसपी सरकार घोषित करती है किसानों का शोषण न हो, एक प्राइस बैरियर तय कर देती है कि इससे कम पर नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि सरकार जब खरीदेगी तो इस दाम पर खरीदेगी। सरकार क्यों खरीदेगी। सरकार को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनाज वितरण के लिए, अभी आपको मालूम है कि देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उसके लिए चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सप्लाई के लिए चाहिए। उसके अलावा अनाज का सरप्लस भंडार बनाने के लिए चाहिए, इमरजेंसी के लिए। इन सब चीज़ों के लिए अनाज की ज़रूरत है सरकार को। सरकार खरीदेगी, इस कीमत पर खरीदेगी, ये सरकार बताती है। तो सरकार जो खरीदेगी, अब सवाल यह है कि सरकार के पास जितना पैसा होगा और सरकार की जो ज़रूरत होगी उसके मुताबिक खरीदेगी। अब इनका कहना है कि सब सरकार खरीद ले, या सरकार निजी संस्थानों से, उद्योगपतियों से कहे कि इस दाम पर खरीद ले। ऐसा सरकार कैसे कर सकती है। ये तो किसी डिक्टेटरशिप में हो सकता है, डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। किसी भी प्रोडक्ट का दाम मार्केट फोर्सेस तय करती हैं, डिमांड सप्लाई से तय होता है। मांग कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, इससे तय होता है। सरकार अपने लिए दाम तय करती है कि हम इससे कम पर नहीं खरीदेंगे, ये हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, इस पर हम किसानों से खरीदेंगे। और किसानों को 50% मुनाफा चाहिए, बिजली का बिल माफ़ चाहिए, बैंक से जो कर्ज लिया है उसकी कर्ज की माफ़ी चाहिए, 10,000 रुपये महीने पेंशन चाहिए, और उसके अलावा मनरेगा का वेतन जो है 750 रुपया कर देना चाहिए। लेकिन वो मनरेगा के वर्कर जिनका वेतन 750 हो, वो केवल खेती में काम करें। भाई इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करें। इंडस्ट्री में मजदूरों की ज़रूरत नहीं है क्या।
तो ये जो तरीके हैं, ये जो मांगे हैं, उसके अलावा और मांगों को आप सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा। आपको लगेगा कि ऐसी मांग कोई कर भी कैसे सकता है। पहले तो एमएसपी की ही मांग जो है मेरी नज़र में गैर कानूनी है और गैर वाजिब है। भारत सरकार WTO से यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाए, यानी पूरी दुनिया से कट जाए आर्थिक रूप से। दूसरा, सरकार ने जिन भी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उन सबको रद्द कर दे। अनाज का इंपोर्ट बैन कर दिया जाए। मतलब ये इस तरह की डिमांड है जो कोई सही दिमाग वाला, सही मानसिक स्थिति वाला ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोग हैं। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने घोषणा की है कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसके जरिए ये मांग की जाती है, वो रिपोर्ट आई थी 2003 में और 2004 में यूपीए की सरकार बन गई कांग्रेस के नेतृत्व में। 10 साल सरकार रही। एमएसपी तो छोड़िए, उसकी एक भी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। आज विपक्ष में है तो वादा कर रहे हैं कि हम सब कर देंगे, तारे जो है तोड़कर ज़मीन पर ले आएंगे। कुछ भी उनको लगता है कि कुछ भी वादा कर दो, कुछ भी देने का भरोसा दिला दो ताकि हमको वोट मिल जाए। और आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आंदोलन के लिए आए हैं, दिल्ली में घुसना चाहते हैं, उनकी गाड़ियों को देखिए। मर्सिडीज़ से लेके BMW तक गाड़ियां हैं। ये गरीब किसान हैं और मर्सिडीज़ की छत पर बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि हमको 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलनी चाहिए। इनको एक और परेशानी आने वाले समय में होने वाली है, वो है बिजली के नए मीटर लगने वाले हैं। उसमें सबको बिजली का पैसा देना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले ले, इस प्रावधान को वापस ले ले, क्योंकि ट्यूबवेल के नाम पर बिजली का कनेक्शन लेते हैं और उससे AC और तमाम तरह की मशीनें चलाते हैं और वो सब मुफ्त होता है। दूसरी बात, नेचुरल फार्मिंग नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटने का मतलब है कि एमएसपी घट जाएगा। अब आप इस पूरे षड्यंत्र को समझिए। जो गाड़ियां आ रही, जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, उन पर लगे झंडे देखिए। उनमें से बहुत से झंडे आपको खालिस्तान के झंडे मिलेंगे, जिन पर भिंडरा वाले की फ़ोटो लगी हुई है। किसानों का भिंडरा वाले से क्या मतलब? किसानों का खालिस्तानियों से क्या मतलब? पिछले आंदोलन में खालिस्तानियों ने जमकर पैसा खर्च किया था। कनाडा से फंडिंग हो रही थी। कौन लोग कर रहे थे, ये सब खुल चुका है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास रिपोर्ट थी। सरकार ने वो जो 3 कृषि कानून वापस लिए, इसीलिए कि इसमें घुस गए थे खालिस्तानी तत्व। लाल किले पर 26 जनवरी को जो हुआ, वो पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। सारी कोशिश जो थी उस बार थी, वही कोशिश इस बार भी हो रही है कि कुछ ऐसा करो, किसी तरह से उकसाओ ऐसा सरकार को, पुलिस प्रशासन को, कि लाठीचार्ज हो, गोली चले और हम देश भर में जाकर रोए कि देखिए किसानों पर ये सरकार गोली चलवा रही है, लाठी चलवा रही है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो राज्य सरकार से होनी चाहिए। पंजाब में आखिर ये आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बचाना है। 17 तारीख को मैंने कहा कि 17 फरवरी को अदालत में पेश होना है अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में, और उसके बाद ईडी के सामने पेश होना है। और ईडी के सामने पेश होने का मतलब गिरफ्तारी लगभग तय है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि कानून के बारे में, कानूनी प्रक्रिया के बारे में, अदालत के फैसले के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो जिस तरह से पिछला आंदोलन, आपको याद होगा, उस आंदोलन की पोल बाद में योगेंद्र यादव ने खोली, जो उनके प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा हम तो पिच तैयार कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए। आपको याद होगा 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, पंजाब में भी था, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। उसके लिए तैयारी हो रही थी, उसके लिए पिच तैयार की जा रही थी कि बीजेपी को हराया जा सके और विपक्षी दलों की जहाँ जहाँ जो मजबूत है उनको जिताया जा सके। जो किसान यूनियन थी, उनमें से ज़्यादातर जो है उन्होंने पार्टी बनाकर पंजाब के चुनाव मैदान में उतर गई। सबका सफाया हो गया। हुआ क्या?
पंजाब में उस आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। प्रचंड बहुमत से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब आम आदमी पार्टी की नज़र है लोकसभा चुनाव पर। यह आंदोलन ऐसे समय पर हुआ है जब आम आदमी पार्टी इस बात की घोषणा कर चुकी है, अरविंद केजरीवाल भी और भगवंत सिंह मान भी, कि पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 मिलाकर 14 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, सीटों का कोई तालमेल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये जिस तरह से विधानसभा में इतना प्रचंड बहुमत मिला, उस तरह से अगर 14 की 14 सीटें लोकसभा की जीत जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी रेलेवेंस यानी उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये आंदोलन हो रहा है, तथाकथित किसानों के नाम पर। इसमें इस पूरे आंदोलन का किसानों के हित से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जैसा कि पिछले आंदोलन का नहीं था। पॉलिटिकल एजेंडा लेकर, ये पूरी तरह से खालिस्तानी एजेंडा लेकर जो है ये आंदोलन चलाने की कोशिश हो रही है। इनकी कोशिश फिर से वही है, फिर से दोहरा रहा हूँ, कि किसी तरह से हिंसा हो जाए। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था पिछले आंदोलन के दौरान, लाल किले पर जिस तरह से ये लोग चढ़े थे, जिस तरह से सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों पर, अधिकारियों पर हमला किया था, अगर सरकार ने धैर्य न बरता होता तो कुछ भी हो सकता था, और वो कुछ भी होता तो उसका इम्प्लीकेशन सीधे सीधे पॉलिटिकल होता, जो उस आंदोलन का उद्देश्य था। तो वो ये दावा भले करते रहे कि हमने देखिए आंदोलन किया, दबाव डाला और सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन मेरा मानना है कि वो कृषि कानून वापस लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। उस एक कदम से उन्होंने पूरे आंदोलन की हवा निकाल दी। इस बार तो आंदोलन और कमज़ोर है। पिछली बार दक्षिण की और देश के अलग अलग राज्यों से जो यूनियंस थी, किसान यूनियन, वो शामिल हुई थी, इस बार वो भी नहीं शामिल है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भारतीय किसान यूनियन भी शामिल नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये किसानों की आड़ में चलाया जा रहा एक राजनीतिक आंदोलन है, जिसका मकसद भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाना है और उसके अलावा खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाना है, अरविंद केजरीवाल को बचाना है, उनको राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना है। ये उद्देश्य है इस आंदोलन का। तो इस एजेंडे से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसान के नाम पर ये जो खेल चल रहा है, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलन अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। इस आंदोलन को बाहरी तत्व जो है वो ताकत प्रदान कर रहे हैं। जब तक वो ताकत बनी रहेगी तब तक आंदोलन रहेगा, वरना ये आंदोलन बिखर जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।